नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी में। और आज हम 20 अगस्त 2017 का जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन थे, है ना, जो पार्ट ए और पार्ट 2 में नहीं हो पाए हैं, क्या है, जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए उसको रोक के हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करके 2-3 पार्ट में एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम जो 20 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर था उसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, है ना। बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मेबेल ने क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 2 एवं 1.5 अमेरिकी डॉलर में 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी। वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है। प्रति दर्जन विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 किस्म की पाव रोटियां है ना। हम एक को मान लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं बी। तो इनका जो अनुपात है वो क्या है, 3:2। ये अनुपात क्या है कि क्वांटिटी का अनुपात है कि अगर ए प्रकार की पाव रोटियां 3 हैं तो बी प्रकार की पाव रोटियां कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है कि जो ए प्रकार की पाव रोटियां हैं उस एक पाव रोटी का जो रेट है वो 2 रुपये है। तो इन 3 का कितना हो जाएगा, इंटू 2। और बी टाइप की जो पाव रोटियां हैं उस उनमें से एक पाव रोटी का मूल्य है 1.5 रुपये। तो इन 2 पाव रोटियों का मूल्य निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कितना आ जाएगा, 1.5 दूनी 3। अगर इनको हम ऐड कर दें तो ये 9 रुपये क्या आ जाएगा, $9, सॉरी रुपये नहीं, डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो $9 जो आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि से कॉस्ट प्राइस सीपी आ जाएगा। वो भी कितनी डबल रोटियों का, तो 3 और 2, ये देखिए तीन ए टाइप की थी और 2 बी टाइप की थी। तो पाँच पाव रोटियों का जो सीपी है, 5 पाव रोटियों का सीपी आ गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, अगर हमको एक पाव रोटी का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एक पाव रोटी का जो सीपी होगा वो हो जाएगा 9/5। भाई 5 पाव रोटियों का सीपी अगर 9 है तो एक पाव रोटी का कितना हो जाएगा, 9/5। ठीक है, इतना याद रखना है। तो यहाँ मैं मिटा देता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा आपको। हमको सीपी चाहिए था एक पाव रोटी का, जो कि मिल चुका है। तो एक पाव रोटी का सीपी कितना हो गया है, 9/5। ठीक है, 9/5 हो गया है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 किस्म की पाव रोटियां खरीदी, फिर वह 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है, मतलब उसको 25% लाभ चाहिए। तो देखिए, एक पाव रोटी का जो सीपी है वो 9/5 है। अगर हम इसका 25% लाभ कमाने का प्रयोजन रखती है, 25% लाभ निकालें, तो 9/5 का 125% निकाल दें, सीधे सीधे 125%, जो कि इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। एक डबल रोटी का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9/5 गुणे 125/100। ठीक है, लेकिन हमको कितने का निकालना है, हमको निकालना है प्रति दर्जन का, यानी कि 12 का, यानी कि प्रति दर्जन का विक्रय मूल्य चाहिए। तो हम इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का। ये इतना किसका था, ये था एक रोटी का सेलिंग प्राइस, एक पाव रोटी का सेलिंग प्राइस था। हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 यानी कि एक दर्जन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस अब इसको सरल कर लो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और इस 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, 5 से काटो 5 को, तो बचा क्या, 3 × 9 यानी कि 27। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा $27, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। 10 बजे एक कार चुराता है, इसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 11 बजे चलता है और मालिक एक अन्य कार में रवाना हो जाता है। चोर चोर को क्या लिखा है यहाँ पे, दोपहर के 12:30 में पकड़ने के लिए मालिक को कार किस चाल से चलानी होगी। तो बेसिक है, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा।
जो चोर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, और कब चलता है? 10 बजे। मतलब 10 बजे चोर यहाँ था, ठीक है, 10 बजे चोर इस पॉइंट पर था, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 11 बजे, 10 बजे यहाँ था, तो 11 बजे, 10 और 11 बजे के बीच में कितना टाइम हो जाएगा? 1 घंटा। यहाँ 1 घंटा हो गया। तो जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है ना, तो यहाँ पे उसने कितनी दूरी तय कर ली यहाँ से यहाँ तक? 60 किलोमीटर तय कर ली, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये 60 किलोमीटर हो गई। मालिक, सॉरी, चलता है, चोरी का पता 11 बजे चला, मालिक एक अन्य कार में रवाना हो जाता है, मतलब उसका पीछा करेगा, तो उसको 12:30 में पकड़ने के लिए मालिक को किस चाल से चलानी चाहिए? मालिक को पकड़ना कितना है? 12:30 में पकड़ना है। तो हम क्या करते हैं, चोर को 12:30 तक भगाते हैं, ठीक है। तो चोर को देखिए ये 11 पहुंचा था यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 11, यहाँ पे हमने 12 बजे तक भगा दिया, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 60 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है। और भगाना है उसको 12:30 तक, तो हमने 12:30 तक चोर को भगा दिया, ये है 12:30, ठीक है। तो देखिए 1 घंटे में चलता है वो 60 किलोमीटर, यहाँ पर कितना है? 12:30 है, थोड़ा ढंग से लिख दें, ये 12:30 है, ठीक है। 12:30 पे आधा घंटा, मतलब कि 12 बजे से यहाँ 30 मिनट है ना, यानी कि आधे घंटे में कितना चलेगा? 30 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो चोर है वो टोटल उसने कितनी दूरी तय की? 60, 60 और 30, ठीक है। यानी कि 60 दूनी 120 और 30 150। कितनी दूरी तय की है? तो उसने दूरी तय की है 150, 150 दूरी तय की है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मालिक है उसको 12:30 पे उसको पकड़ना है, पता कब चला? 11 बजे, यानी कि इस टाइम पे यहाँ से यहाँ 11 बजे पता चला है किसको? मालिक को। उसको पकड़ना है कहाँ? यहाँ पर 12:30 पर। तो इसका टाइम देख लीजिए, टाइम 1 घंटा ये हुआ यहाँ तक, और आधा घंटा ये हुआ, मतलब 1.5 घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल ज्ञात करनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गई 150 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है। चलना उसको दूरी यहाँ से है, लेकिन उसके पास टाइम 1.5 घंटे का है। तय करनी है कितनी? वही 150, यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन समय उसने लिया है, उसको पता 11 बजे चला है, यानी कि 11 बजे पता चला है, तो 1 घंटा ये, और पकड़ना यहाँ पर है, तो 1.5 घंटे का टाइम लेना है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि 150 बटे 1.5 कर देंगे। इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 15 से 1500 में भाग लगाओ, कितना आ जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 अकुशल श्रमिक एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो कितने अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखा जाना चाहिए, जो अकुशल श्रमिकों की तुलना में कार्य को 2 दिनों में ख़त्म करने के लिए दुगने कुशल हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी दी हुई है यहाँ पर। अगर जो अकुशल है, अगर उनकी एफिशिएंसी 1 है, तो जो कुशल हैं उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगर 10 अकुशल जो श्रमिक हैं, वर्कर्स हैं, ये काम करेंगे, तो इनको काम को ख़त्म करने में 4 दिन का समय लगता है, तो इनके 1 दिन का काम कितना होगा? 1/4, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 2 दिन हमको काम कितने दिन में ख़त्म करना है? 2 दिन में। तो ये जो अकुशल हैं ये तो काम करेंगे ही, साथ में अतिरिक्त कुशल श्रमिकों को कार्य पर रखना, कितने कुशल श्रमिकों को रखना है वो निकालना है। इनके 2 दिन का काम निकाल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए इससे। ये 1 दिन का काम है, इससे मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 दिन का निकल आएगा। 2 दूनी 4, यानी कि इनके 2 दिन का काम 10 अकुशल अनस्किल्ड, यानी कि ये जो 10 अकुशल श्रमिक थे इनके 2 दिन का काम है 1/2, ठीक है। टोटल काम कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 में 1/2 काम मैंने घटा दिया, तो बचा हुआ काम कितना बचेगा? 1/2, यानी कि आधा काम हो चुका है, अब आधा बचा है, ठीक है। तो जो ये आधा काम है इसको ख़त्म करना है 2 दिन के अंदर, वो भी कुशल श्रमिकों द्वारा।
इनके एक अगर इनको इनके जो एक दिन का काम था अकुशल श्रमिकों का 1/4 था, है ना। तो जो कुशल श्रमिक होंगे उनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनसे जस्ट डबल है। यानी कि जो कुशल श्रमिक होंगे उनके एक दिन का काम हो जाएगा 1/2। ठीक है, कितने श्रमिकों का? 10। 10 श्रमिकों का काम हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 10 श्रमिकों का हो जाएगा 1/2। बचा हुआ काम कितना है? 1/2 है। लेकिन इसको हमको एक दिन में नहीं करना है, क्वेश्चन में बता के रखा है कि इसको 2 दिनों में ख़त्म करना है। तो देखिए 10 कुशल श्रमिक एक दिन में काम करते हैं 1/2। ठीक है, तो 5 कुशल श्रमिक होंगे वो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 1/2। 10 कुशल श्रमिक अगर एक दिन में 1/2 काम करते हैं तो जो 5 कुशल श्रमिक होंगे वो 2 दिन में 1/2 काम करेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब अपना सिंपल सा ये हो गया कि 1/2, ये 2 दिन में जो अकुशल श्रमिक थे उन्होंने 1/2 काम कर दिया। ठीक है, कितने? 10, ये तो पहले से दिया था। और जो बाकी का बचा हुआ काम था 1/2, इसको किसने कर दिया? तो वो कर दिया 5 कुशल मजदूरों ने। कितने दिन में? 2 दिन में। ठीक है, 2 दिन में, क्योंकि 5 कुशल मजदूरों का एक दिन का काम होगा 1/4 प्लस 1/4। चाहे ऐसे समझ लीजिए और चाहे डायरेक्ट इससे समझ लीजिए कि 10 कुशल श्रमिकों का एक दिन का काम है 1/2, तो 5 कुशल श्रमिकों का काम हो जाएगा 2 दिन का, हो जाएगा 1/2। तो जो बचा हुआ काम है 2 दिन में किसने ख़त्म किया? 5 कुशल श्रमिकों ने। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कितने कुशल श्रमिक चाहिए ताकि काम 2 दिन में ख़त्म हो? तो हमको 5 कुशल श्रमिक चाहिए ताकि काम 2 दिन में समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि एक टैंक 3/5 भरा हुआ है। पाइप ए 10 मिनट में टैंक को भर सकता है तथा पाइप बी 6 मिनट में इसे खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप खुले छूट गए हैं तो टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है। ए क्या करता है? 10 मिनट में भर रहा है। बी क्या कर रहा है? 6 मिनट में खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो 10 छक्का 60, इसमें डिवाइड करते ना ऐसे, और इसका क्या आ जाएगा? 6 धाम 60, 10। तो ये कर रहा है खाली और ये क्या कर रहा है? भर रहा है। हमको निकालना है कि टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये नल क्या कर रहा है? भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो जो इनका डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा उस रेट से टंकी खाली होगी, क्योंकि यहाँ से पानी 6 आ रहा है और यहाँ से पानी 6 निकल रहा है, तो यहाँ से प्लस यहाँ से माइनस, 6 6 तो चला गया, बचा कितना? 4। तो हर 1 मिनट में 4 यूनिट पानी ख़त्म होगा। हर 1 मिनट में कितना यूनिट पानी? 1 मिनट में कितना यूनिट पानी ख़त्म होगा? 4 मिनट। ठीक है, एक एक यूनिट पानी ख़त्म होगा 4 मिनट में। तो 60 यूनिट पानी कितने मिनट में खाली होगा? 60 यूनिट ख़त्म हो जाएगा 15 मिनट में। ठीक है, तो 15 मिनट में, यानी कि जो पूरी टंकी है वो कितने मिनट में खाली हो जाएगी? 15 मिनट में। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3/5 भरा हुआ है टंकी। टंकी कितनी भरी हुई है? 3/5। हमने कितनी निकाल ली है? हमने पूरी टंकी कितने में खाली हो जाएगी वो निकाल लिया, 15 मिनट। तो लेकिन निकालना है 3/5, तो क्या करेंगे? 3/5 निकालना है, तो सिंपल सा 3/5, एक टंकी खाली कर रहा है, एक पूरी टंकी खाली कर रहा था 15 मिनट में, तो 3/5 कितने में करेगा? 3/5 गुणे 15, 5 का 5 तिहाई 15 और 3 त्रिकाई, ये हो जाएगा 9। तो जो 9 मिनट में 3/5 टंकी खाली हो जाएगी। 3/5 जो भरा हुआ भाग था टंकी का वो खाली हो जाएगा 9 मिनट में। ऑप्शन नंबर 4। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अनुपात से है। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी हैं तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए 3 संख्याएं सीधे से मान लीजिए XYZ। क्या बोल रहा है कि
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बढ़ी हैं, तो तीसरी को हमने मान लिया 100। ठीक है, तो जो पहली संख्या होगी वो कितनी बड़ी होगी? 35%, यानी कि ये होगी 135। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी होगी? 55% बड़ी, तो 100 का 55% क्या हो जाएगा? 155। बड़ा निकालना है ना, तो बड़ी 155 हो जाएगी। अब सिंपल सा ये पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, तो इनको सरल कर लो। 5 से काटोगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। रेशियो लगाओ, 5 एती 15 और 5 एकम 5, यानी कि 27:31। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 प्रेक्षणों का माध्य है 66। बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण 24 को भूल से क्या लिख दिया? 42। ठीक है, 24 को लिख दिया है 42। तो सही माध्य क्या है ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये माध्य, ये तो मीन और माध्य में मीन लिखा हो, माध्य लिखा हो या एवरेज लिखा हो, बात वही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको कि आप इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल लें। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 66 इंटू 60 कर दो, कितना आ जाएगा? जीरो यहीं रहेगा। छाई छाई 36 की 6 हासिल की 3, छाई छाई 36 और 3 39। 39। लेकिन क्या हुआ था कि 24 को भूल से 42 लिख दिया, तो ये जो टोटल नंबर आया है, ठीक है, इसमें लिखना क्या था? 24, लेकिन लिख क्या दिया? 42। यानी कि 24 लिखना था, लिख दिया 42, तो इसमें ज़्यादा है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। मतलब कि 42 में 24 को घटा दो, कितना आएगा? 12 में से 4 गई तो 8, और 4 में से 3 गई 1, 18। ठीक है, इसमें 24 को 42 लिखा गया था, मतलब ये 18 ज़्यादा है। इसमें 18 क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो जहाँ पे 42 लिख गया था वहाँ पे वो 24 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 10 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। 10 में 8 गई 2, 6 में से 2 गई तो 4, फिर 9 में से 1 गई तो 8, और 3 की 3। 6 में से 2 गई 8, 9, सॉरी 6 में से 2 गई 4, तो 9 का 9 ही आएगा ना, 9 ही आएगा। यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3942। अब हमको क्या निकालना है? सही माध्य निकालना है। तो 3942 हमारा आ चुका है क्या? इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे। 3942 आ गया है ओरिजिनल वैल्यू का मान। इसका माध्य निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रेक्षण से भाग दे देंगे। प्रेक्षण कितने हैं? तो वो हैं 60, तो इसको भाग दे दो 60 से। ठीक है, तो देखो 4 2 6 9 6 15 16 17 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20 30 60 होता है। इसको काटो 3 से, 3 एकम 3, 3 कहीं 9, 3 एकम 3 चौको 12, 1314/20। 2 से काट दो, 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 छक्का 12, एक बचा तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो 657। कितना आ गया? यहाँ लिखता हूँ 657/10। बटे में 10 हो तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी कि यहाँ 65.7। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको इस क्वेश्चन को दिया है, पढ़ लेते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो स्वयं सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 है तो बी की आयु क्या है? एक तो रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, मतलब कि ए बी से बी में अगर हम 2 वर्ष जोड़ दें तो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये है। जो स्वयं सी की आयु का दोगुना है, मतलब कि जो जो आ जाता है तो किसको बता? सेकेंड पर्सन, यानी कि बी को, है ना। जो बी बी है वह सी से दुगनी आयु का है। ठीक है, सी से दुगना है, मतलब सी में 2 का गुणा कर दो तो बी के बराबर आ जाता है। और तीनों की आयु का योग कितना दिया है? देखो, ए बी तथा सी की आयु का दो योग दिया है 27। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो बी की आयु पूछा है ना, तो अपन को इक्वेशन सॉल्व करना है बी के लिए। ठीक है, तो हमको हमेशा सी का मान रख देना चाहिए, ए का मान रख देना चाहिए, ताकि
आखिरी में हमको बी का मान मिले। तीनों निकालेंगे टाइम लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमको सी का मान रख देना है, ठीक है। सी का मान हो जाएगा ये यहाँ बटे में आएगा, यानी कि b/2। तो ये हो जाएगा a+b+b/2 = 27। इनका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 2b यहाँ और 1b यहाँ, तो ये हो जाएगा 3b। और बटे में 2 आएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 54, ठीक है। 27 दूनी 54। 2a + 3b बराबर क्या आ गया, 54। लेकिन a की वैल्यू इस इक्वेशन में देखो कितनी है, b+2। अगर मैं यहाँ पर b+2 रखता हूँ तो आ जाएगा 2b। अच्छे से नहीं लिख रहा, थोड़ा इसको हम करते हैं थिन, ठीक है। तो क्या लिखना था हमको, a की जगह पे b+2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2b प्लस 4। इस 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, एक की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह b+2, तो और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का b में 2b प्लस 2 का 2 में 4 में, तो वही लिखा है 2b + 4 + 3b = 54। अब ये देखिए, अगर इस 4 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, 50, ठीक है। 2b और 3b, ये 3b है, ये 2b है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा, बराबर 50। 5 से 50 को काटोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो b की आयु क्या हुई, 10। ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक हो और हमारी मेहनत का कुछ फल निकले। एक्स को एक कार्य का 1/3 भाग पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। वाई को उसी कार्य के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लगते हैं तथा जेड को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं। यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक साथ मिलकर करते हैं, फिर एक्स एवं जेड कार्य को रोक देते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए वाई को कितना समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक एक्स को एक कार्य का 1/3 भाग, यानी कि 1/3, किसी काम का 1/3 भाग करने में किसको, एक्स को टाइम लगता है कितना, 4 दिन। तो मेरे को एक काम निकालना होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब कि जो एक्स है वो 12 दिन में टोटल काम को ख़त्म करता है, ठीक है। सेम दिया है वाई के लिए, वाई उसी कार्य के 6ठे भाग को पूरा करने में 3 दिन लेता है, तो यानी कि इसके 1/6 को ख़त्म करने के लिए वो 3 दिन ले रहा है, सॉरी 1/6 को ख़त्म कर काम के 1/6 भाग को करने में कितना दिन लेता है, 3 दिन लेता है, ठीक है। ये वाई है, तो इसका पूरा काम ख़त्म करना है, यानी कि एक काम एक होता है ना, टोटल वर्क क्या होता है, 1। तो यहाँ 1 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये अपना पूरा काम ख़त्म करेगा 18 दिन में, ठीक है। यहाँ ऐसे कट रहा है ना। फिर जेड के लिए भी कुछ दिया होगा, जेड आधे भाग को, आप क्वेश्चन पहले से ही है ना, अब इसी के ऊपर सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को मैं दिखा नहीं सकता हूँ अलग से। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या एक बार में पढ़ लेते हो तो वो भी समझ में आ जाता है, या फिर मैं करते जाता हूँ तो समझ में आता जाएगा कि जेड को एक बार आप खुद से लेकर लगाने का प्रयास किया कीजिए, फिर सॉल्व बाद में देखना है, पहले खुद से लगाना है, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर देख लेना है। जेड क्या करता है, वो आधे भाग को यानी कि 1/2 भाग को कितने दिन में ख़त्म करता है, वो 5 दिन लगते हैं, ये हो गया 5, यानी कि पूरे काम को ख़त्म कर देगा वो 10 दिन में, ठीक है। ये तो टोटल वर्क के हिसाब से आपने कर लिया, बस यही था कि एक्स जो था, एक्स करता है 12 दिन में ख़त्म, वाई करता है 18 दिन में, जेड करता है 10 दिन में। तो याद रखेंगे 12, 18, 10, आप लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना आया था, एक्स वाई जेड, इसके लिए आया था 12, इसके लिए 18, इसके लिए 10, ये आया था ना, 12, 18, 10 यही आया था, फिर 6 3 हाँ ठीक है, 12, 18, 10 ही आया था, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इसको तीनों मिलकर करेंगे ना, यदि तीनों इस कार्य को 3 दिन तक करते हैं
तो देख लेते तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टोटल वर्क कितना हो जाएगा। यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा। इसके लिए एक्स के लिए क्या आ जाएगा 12 एकम 12 और 12 पंचे 60। 18 के लिए क्या हो जाएगा 10 और जेड के लिए क्या हो जाएगा 10 यानी कि 18। ठीक है, यानी कि जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो इन ये कितने यूनिट काम कर सकते हैं 8 5 13 की 3 हासिल की 1 और 1 2 3 और 4 43 यूनिट। टोटल वर्क कितना है 180 है ना। ये टोटल वर्क हुआ 180। एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं 43, लेकिन यहाँ पे तीनों 3 दिनों तक किया है तो 43 में मैं क्या करता हूँ 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि जो काम हो चुका है 3 त्रिका 9 3 चौको 12, 129 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 3 दिन में 129 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना कितना बचा 180 कुल था, 129 3 दिन में हो चुका है तो बचा कितना 10 में से 9 जाएंगी तो कितना बचेगा 1, 8 में से 3 जाएंगी तो बचेगा 5। ठीक है, अब आगे कहता है कि कार्य को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा ये बताना है। वाई को कितना समय, तो वाई को ये देखिए ये है वाई। वाई के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 10 यूनिट वर्क करता है एक दिन में, तो 51 यूनिट करने के लिए उसको कितना समय लगेगा 51/10 यानी कि 5.1 डेज, जो कि हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस पर है। राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7500 रुपये में खरीदा। इतनी सस्ती आती नहीं है भैंस, लेकिन हो गया क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है, दिल से नहीं लेना है। उसने भैंस को 12% की हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा। लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका सीपी निकाल लेते हैं। सीपी सिंपल से दिया हुआ है कि 10,000 की भैंस है, 7500 की क्या है गाय है, तो कितना टोटल सीपी कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 7500 है ना। क्या हो रहा है 7500 हो गया, यानी कि इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ 10,700 ये हो जाएगा 10,000 ही है 7,000 ये तो 17,500 लिख सकता हूँ ना। इतना सब क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 17,500 रुपये, ये हमारा सीपी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। बोल रहा है कि जो भैंस है भैंस को उसने बेच दिया कितनी 12% की हानि पर, तो भैंस है कितने की 10,000 की। लाभ या हानि जो है ना ऑलवेज सीपी पर ही होती है ना। तो अगर 12% की हानि हुई है, ठीक है, तो मतलब कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकाल देंगे, तो इसका हम निकाल देते हैं 100 में से 12 घटा दो कितना 88, 88% सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो कितना आ गया 8,800, तो 8,800 हो जाएगा किसका सेलिंग प्राइस भैंस का। भैंस का हो गया 8,800। इसी तरह हमको क्या करना है गाय का निकाल लेना है क्या सेलिंग प्राइस। तो गाय को बेचा है भैया कितना 20% के लाभ पर, तो 7,500 का हम निकाल लेंगे। लाभ है तो लाभ में क्या है जुड़ता है, हानि क्या होती है घटाई जाती है। 100 में से 12 घटाया तो 88% निकाल दिया, लेकिन ये लाभ है तो इसमें 120% निकालना पड़ेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दो। ठीक है, अब इसका गुणा कर लो, तो 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84, 90, ये 900 और एक जीरो इधर है तो ये हो जाएगा 9,000। मतलब गाय का सेलिंग प्राइस 9,000, भैंस का सेलिंग प्राइस 8,800। ठीक है, अब इन दोनों को अपन को जोड़ देना है, टोटल सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो ये 9,000 है, ये 8,800, तो 9 8 17, यानी कि ये हो गया 17,800 सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमको क्या निकालना है कि लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता ज्ञात करें। ठीक है, तो 17,800 हो गई उसकी सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, 17,500 है क्रय मूल्य, तो इन दोनों का डिफरेंस लाभ कहलाएगा। ठीक है,
तो मैं अगले पेज में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ में लिख लीजिए, जो भी सही लगे। तो देखिए सीपी हमारा कितना था, 17,500 था। सेलिंग प्राइस कितना था, 17,800 हो गया, निकल आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17,800 में 17,500 घटाओगे आएगा 300 रुपये। और जो ये लाभ होता है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी निकालना हो, सब किस पे निकालना है, सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17,500 इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो नीचे वाले। नेक्स्ट है, क्या कर दे, हाँ इसको काटते हैं। ठीक है, 5 से 25 से काट दो, 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 25 एकम 25, 5 बटा 50, 25 दूनी 50, मतलब 12/7 आ गया। अब इस 12/7 को क्या करें, आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 12/7 को हमको चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। इसका क्या आ जाएगा, 7 एकम 7 बचा 5/7, एक सही 5/7%। ये क्या हुआ, गेन हुआ है हमको, यानी कि लाभ। एक सही 5/7 ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये मिटा देता हूँ तो अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए एक सही 5/7 यानी कि 12/7 है ना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़के तथा 20 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं, जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष तथा लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। पूरी कक्षा की नई औसत आयु ज्ञात करो। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। क्या है कि 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं। ठीक है, 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 17, यानी कि 17 दूनी 34। ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 340 वर्ष। ठीक है, 300, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये बॉयज़ हैं। बॉयज़ की जो टोटल आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 340 वर्ष, और गर्ल की जो टोटल आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 16 दूनी 32, यानी कि 320 वर्ष। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं, जिससे लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष घट रही है। अगर लड़कियों की औसत आयु 1 वर्ष घट रही है, मतलब कि सभी लड़कियों से 1 1 वर्ष घट जाएगी। ठीक है, तो वो जो लड़की निकली है वो कितने साल की होगी, वो होगी 20 साल की, तब ना एक और 1 वर्ष घटी। ठीक है, यानी कि वो लड़की कितने साल की थी, 20 साल की थी। तो इसमें से हमने -20 निकाल दिया, एक लड़की को निकाल दिया, तो हमारी अब टोटल आयु कितनी बची लड़कियों की, 300 बची। सेम लड़कों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, मतलब कि सभी 20 लड़कों में से 2 2 वर्ष कम हो गए, तो कितने वर्ष कम हो गए टोटल, 40 वर्ष। तो ये लड़का कितने का था, 40 वर्ष का था। तो यहाँ पे भी कितना बचा, लड़कों की भी टोटल आयु बची कितनी, 300। बोल रहे कि पूरी कक्षा की नई औसत आयु ज्ञात कर दो। तो नई औसत आयु ज्ञात करने के लिए पूरी कक्षा की लड़के और बॉयज़ और गर्ल्स की एज को ऐड कर दीजिए, यानी कि आ जाएगा 600, और बट्टे में अब लड़के कितने बचे, 20 थे, एक चला गया, कितने बचे, 19, और लड़कियां 20 थी, एक चली गई, 19, यानी कि 38 बचे। तो इसको 2 से भाग दे दो तो 300 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 19। ठीक है, और सरल कर लो, तो 19 का भाग लगाओ 300 में, 30 में कितने बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 19 दूनी 38 होता है, तो एक बार। 19 से कम 19, 11 बचा तो 110 हो जाएगा, तो 19 बना 95, क्योंकि 19 छक्का 114 होता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, 110 ही तो बचा, 195, यानी कि 15, ऑप्शन देख लीजिए, 15.5, ऑप्शन नंबर ए सर राइट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर ना हो तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, यहाँ तक सॉल्व किए, दिख रहा है, टिक कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है ज़्यादा, मतलब पढ़ने में टाइम लगा देता हूँ मैं, सीधे करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। हंसा की माँ 31 वर्ष की थी ना, तो देखो हंसा को मैं एच लिख रहा हूँ, उसकी मॉम, मॉम की आयु 31 है, ये कौन है, माँ है। ठीक है, माँ है ये।
फिर 31 वर्ष की थी। हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ। तो हंसा का ये ब्रदर है और इसके पापा कितने साल के हैं, वो 35 साल के हैं। कब? जब इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये है पिता। फिर ये बोल रही है कि हंसा से 3 वर्ष छोटा है। हंसा का जो ये भाई है ना, हंसा से छोटा है 3 वर्ष। ठीक है, यानी कि हंसा से छोटा है उसका भाई 3 वर्ष। तो अब पिता की आयु निकाल सकते हैं ना, कि जब हंसा का जन्म हुआ था उस समय पिता की आयु निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हंसा का भाई जो है उससे 3 वर्ष छोटा है। तो हंसा के जन्म के समय पिता की 3 वर्ष छोटा है। तो जबकि भाई के जन्म के समय इनकी आयु 35 वर्ष है, 35 वर्ष है। तो ये क्या है, 3 वर्ष छोटा है। तो इससे 3 माइनस कर दो पिता की आयु से, तो हो जाएगी 32 वर्ष। मतलब हंसा का जब जन्म हुआ तो उसके पिता टोटल कितने वर्ष के थे, 32। बस हंसा के माता पिता की आयु के बीच का अंतर बता दो। तो हंसा के माता पिता की आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, ये 31 साल की है मॉम, डैड हैं 32 साल के, तो अंतर आ जाएगा 1 वर्ष का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण भारत में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ जाती है। वृद्धि से पहले कीमत 70 रुपये थी, लीटर थी। श्री खन्ना अपने काम के लिए एमजी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हर दिन अपनी कार में जाते हैं, जो 14 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज से प्रतिमाह लगभग 1,000 किलोमीटर प्रतिमाह पड़ता है। गणना करें कि प्रभाव को अमान्य रखने के लिए उन्हें यात्रा में कितनी कमी करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए रेट क्या हो रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले 10 रुपये का मिलता था तो अब मिलता है 11 रुपये का। ठीक है, तो वृद्धि से पहले 70 रुपये थी, यानी कि ये 10 ना होकर कितना है, 70 है। किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 7 का। तो यहाँ पे भी कर दो 7 का, कितना आ जाएगा, 77। मतलब वृद्धि से पहले 70 रुपये में प्रति लीटर मिलता था, अब मिलता है 77 रुपये में। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि से पहले कितना है, 70, और वृद्धि के बाद कितना है, 77। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखिए क्या करना है कि 14 किलोमीटर लीटर के माइलेज से प्रतिमाह 1,000 किलोमीटर चलता है। तो हमको ये देखना है कि 1,000 किलोमीटर चलने में कितने लीटर पेट्रोल में लगता है। 1,000 किलोमीटर चलता है, 1,000 किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से चलता है। तो 1,000 किलोमीटर चलने में अगर 14 का भाग दे दें तो कितने लीटर पेट्रोल जला ये पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें 70 का मल्टीप्लाई कर दें, 70 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो पैसा पता चल जाएगा जो पहले लगता था। कब, वृद्धि के पहले। तो 14×5 = 70, यानी कि 5,000। पहले कितना पैसा लगता था, 5,000 रुपये लगता था। तो यही बताना है कि प्रभाव को अमान्य करने के लिए वो इस दूरी को कितना कर दें, कितना कम कर दें कि पैसा जो खर्च हो रहा था वो 5,000 रुपये ही हो। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं सिंपली। कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया कि हमने 1,000 में से दूरी घटा दी x, 1,000 में से दूरी घटा दी x। गाड़ी तो वही माइलेज देगी जो पहले देती थी, 14 का, 14 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन अब पेट्रोल कितने का मिलेगा, 77 रुपये का मिलेगा। 70 का नहीं मिलेगा, अब कितने का मिलेगा, 77 का। लेकिन हमारे पैसे खर्च होने चाहिए उतने ही। सिंपल सा ये, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 11 सत्ते 77। ठीक है, अब इस 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ, 1,000 माइनस एक्स के साथ। इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5,000 के साथ। ठीक है, तो मैं रफ करना चाहता हूँ, है ना, कर देता हूँ, हाँ कर देता हूँ। बाकी सब ने तो आपने देख ही लिया। तो हमारा कितना आया, यहाँ था 1,000 माइनस एक्स और इंटू 11 आ गया था इधर पे। यहाँ पे आ गया था 5,000 इंटू 2 यानी कि 10,000।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अब 11,000 में से चलो पूरा सॉल्व करते हैं आज अच्छे से। 11,000 माइनस 11x बराबर 10,000। तो देखिए ये 11,000 है, ये 10,000 है और ये 11x है। ये ऋण का है, इधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, और ये 10,000 धन का इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो 11,000 में 10,000 सिंपल घटा दो, कितना आ जाएगा 1,000 बराबर 11x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1,000 बटे 11। इसका सिंपली भाग दो, दे दो कितना है 11,99 और 11 यहाँ पे 10 बचता है, लेकिन अप्रॉक्स निकालना है क्योंकि 90.5 किलोमीटर तो कम करेंगे नहीं। क्या ऑप्शन में नहीं है, 91 ऑप्शन में है, नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, तो 91 को सही लगा के आना है। मिक्सचर वाला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 होता है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध दिया जाता है तो अनुपात 7:3 हो जाता है। नए मिश्रण में दूध की मात्रा बता दो। तो सिंपली ये है मिल्क और ये है वाटर, इन दोनों का रेशियो हमको दिया है कितना 5:3। अब क्या करता है कि 5 लीटर दूध मिला देता है तो अनुपात हो जाता है 7:3। अब दूध मिलाया कितना है 5 लीटर, रेशियो कितना बढ़ गया 2, है ना। 5 में से जब +2 किया होगा तब ना बढ़ा 7 हो गया। तो इस 2 की रेशियो में 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है 5 लीटर। 5 लीटर दूध मिलाया ना, तब तो 5 से 7 हो गया। तो इस 2 का मतलब हो जाएगा 5 लीटर। 1 का मतलब हो जाएगा 5/2। 1 का मतलब 5/2। निकालना है कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो गई, यानी इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मतलब है 5/2, तो 7 का मतलब हो जाएगा 7 × 5/2। तो ये हो जाएगा 7×5 = 35/2, यानी कि 35/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 17.5। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, ये 17.3, 17.5 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 17.5 लीटर विल बी राइट आंसर। 5% पानी होता है, इसे 4% तक करने के लिए 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको दूध इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो 5% को। तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, ठीक है। 20×5 = 100, हाँ ठीक है 20। यानी कि जो मिल्क है, मिल्क और वाटर, ठीक है। मिल्क है तो वो है 20 यूनिट और वाटर कितना है 1 यूनिट। 5% का मतलब ये हुआ। फिर क्या करता है कि क्या कहता है कि इसे 4% करने के लिए पानी को 4% करना है। 4% मतलब 1/25, यानी कि मिल्क हो जाएगा इस बार 25 और पानी हो जाएगा 1, ठीक है। चेंजेस किस में आया मिल्क में, तो बस यही चेंज बता देना है कि कितने का चेंज हुआ। उसने बोला 8 लीटर दूध में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए। तो जो ये 8 लीटर दूध की शुद्ध मात्रा, तो जो ये 20 है ना, ये 20 लिखा है, इसका मतलब दिया गया है कितना 8 लीटर, यानी कि 20 का मतलब है 8। काट दो, 5 को 20, ठीक है। 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 5 का मतलब हो जाएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस, तो पहले 20 था, दूध कितना था 20, अब हो गया है 25। तो कितना दूध बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा है 5 यूनिट। 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट का दूध, यानी कि दूध के लिए इस 5 यूनिट का दूध के लिए कितना मान है, तो 2 लीटर। 2 लीटर, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात करें जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। सिंपल सा, इसमें तो फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं है। देखिए ये वृत्त है,
ठीक है, ये वृत्त है। और बोला गया है कि इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, 14 दिख रहा है ना आपको, ये 14 सेंटीमीटर है, ये वृत्त है। इसका अगर व्यास 14 सेंटीमीटर का तो इसकी त्रिज्या कितने की होगी? त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। और इस पर है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है कौन? चाप। यानी कि यहाँ से ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। हमने मान लिया कि ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बस इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है बस, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा, नहीं है तो याद कर लीजिए। फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60। थीटा बटे 360 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है 7, यानी कि 7 गुणे 7 कर देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, ठीक है। 7 से 7 काट दो, 0 से 0 काट दो और 6 छः 36 हो जाएगा ये। 22 का गुणा करो 7 में, कितना आएगा? 7 दूनी 14, बची 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154/6। अब इसका भाग कर देते हैं तो कितना जाएगा? 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, बचा कितना? 4, 4/6, ठीक है। 25 4/6, ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि जो फाइनल आंसर आया वो आया है 25 सही 2/3 आया है, ठीक है। 25 सही 2/3। ऑप्शन में दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 सही 2/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर, तो जो आंसर आएगा वो भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। आपको फंसाने के लिए इसने स्क्वायर मीटर भी लिखा हुआ है, तो आराम से इत्मीनान से आंसर लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देख सकते हैं कि इस वाले चौथे में लिखा 25 सही 2/3 स्क्वायर मीटर, है ना। तो अगर कोई सेंटीमीटर ना देखता तो चौथे को भी टिक कर सकता था। ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ क्या, मान लीजिए ये भास्कर है, ये उसकी सिस्टर है, ठीक है। तो अगर सिस्टर, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे भास्कर है, ये उसकी सिस्टर है। अगर भास्कर की सिस्टर 1 वर्ष की है तो भास्कर उससे कितना बड़ा है? 5 गुना, यानी कि इसकी हो जाएगी 5 साल। ये हो गया अनुपात, ठीक है। आगे पढ़िए। 10 वर्षों बाद जितनी उसकी बहन की आयु होगी, भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। मतलब 10 वर्ष के बाद अगर इसकी आयु 1 है तो इसकी 3 गुनी ये हो जाएगी भास्कर की आयु, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने? 10 साल का है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? अपन को रेशियो का डिफरेंस, यानी कि इसका इससे डिफरेंस, इसका इससे डिफरेंस सेम करना होता है। अभी तो सेम नहीं है, 5 में 3 गई, यहाँ बचेगा 2, और 1 में 1 गई, यहाँ बचेगा 0। सेम नहीं है, इसको सेम कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में, पिछले जो पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें भी बता चुका हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस, किसका? इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले के साथ, इस रेशियो के साथ, और इन दोनों का जो डिफरेंस हो उसका मल्टीप्लाई कर दो इस वाले रेशियो के साथ। तो जो रेशियो का जो डिफरेंस होता है, कैसे में? ऐसे में, ये क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाले का सुधार लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 में 1 जाएगी तो 4 बचेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा इस रेशियो के साथ, है ना। मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, ये रेशियो आ गया। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2, तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं ऊपर वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, ठीक है। ये आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2।
ठीक है। तो ये रेशियो का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये 10 वर्ष बाद का है, यानी कि इस दो का जो मान है वो क्वेश्चन में दिया है 10 साल। तो एक का वैल्यू, दो का मान 10 है, ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 5। हमको निकालना है क्या, कि भास्कर की वर्तमान आयु क्या है। भास्कर की वर्तमान, तो भास्कर की वर्तमान आयु है ये 10 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू है 5, तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 10 × 5, यानी कि 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि 12 पुस्तकें एक मूल्य पर बेची गई हैं जो एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर होती हैं, जैसे जिससे 16.66% का लाभ होता है, तो 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर होता है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखो ये जो 16.66% है, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन में कितना, 1/6 होता है ना। आपको ये सब फ्रैक्शन याद रखना होगा, तभी आप इसको जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो फिर बेसिक से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो 16.66 यानी कि ये 16 सही 2/3% है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, 1/6। चलो ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1/6। 1/6 का मेरे को लाभ हो रहा है, यानी कि मेरा सीपी कितना हो गया 6 का, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7, क्योंकि 6 पे एक लाभ हो रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7। फिर अब क्वेश्चन में बोला गया कि 12 पुस्तकें मूल्य पर बेची गई, तो 12 पुस्तकें बेची गई हैं, तो एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस वो 7 है, 12 का कितना हो जाएगा, 12 × 7 बेची गई। तो बताना है कि एक निश्चित संख्या में पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर है, तो ये लागत मूल्य है, लेकिन पता नहीं कितनी कितनी पुस्तकें हैं, तो हम इसको x मान लेते हैं। बराबर है तो बीच में बराबर लगा दो। लाभ, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों की लागत मूल्य के बराबर है, मतलब इस x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इस x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ ना करो, ये 6 से 12 को काटो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। 14 पुस्तक आंसर हो जाएगा डी। 14 पुस्तकों के लागत मूल्य के बराबर होगा 7 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आँखों का परीक्षण होता है आपकी कि दिए गए 4 में पतों में से कौन दिए गए पते के ठीक समान कौन सा नहीं है। तो पहले को देख लीजिए, डेविड स्टेंसी 35 स्टिर्लिंग हाईवे पर्थ WA6009 आयरलैंड, ठीक है। एक इसको पढ़ना है आपको, इसके हिसाब से इसको चेक करना है। तो देखो डेविड स्टेंसी, देखते जाइए ऊपर, 35 स्टिर्लिंग, तो देखो पहला क्या है, इस पर लिखा है STIRLING, यही लिखा है, लेकिन इस फर्स्ट वाले में क्या है, STRRLING। तो जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे मेरे साथ पेपर सॉल्व करते समय, तो इस तरह के 2 क्वेश्चन मिले हैं हर पेपर में, है ना। और बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो बड़े ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट है ना उनको लगा के जाइएगा, ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको विद इन सेकेंड करके जाना है आपको, 5 से 10 सेकेंड के अंदर आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मैंने बताया ही नहीं, इसका आंसर यही हो जाएगा, कौन एक सा समान नहीं है, इसके जैसे कौन नहीं है। तो पहला ही मिल गया था, क्योंकि इसमें ये स्ट्रिंग गलत लिखा हुआ है। ये पहला सेट है जिसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिला है ना, पिछले सेटों में नहीं था। तो सिंप्लीफिकेशन भी आपको पढ़ के जाना है, सिंपल सा है। देखिए 40 24 16 32 प्लस 15% ऑफ 1496, ठीक है। तो इन दोनों को तो अपन नॉर्मली जोड़ लेंगे, पहले 1496 का 15% निकाल लेते हैं। 1496 का मैं निकाल देता हूँ, कितना, 15%, क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15,
और 20×5 = 100। 4 से काट दो, 4×4 = 20, इसको काटोगे तो 4×3 = 12, 2 बचा, 29 हो जाएगा, 4×7 = 28, 4×4 = 16। अब इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3×4 = 12, 3×7 = 21, 22 की 2 हासिल की 2, 3×3 = 9, 2 1122/5 कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, 5×2 = 10 और 5×4 = 20, 5×4 = 20 यानी कि 224.4 आ गया। ठीक है, इनको जोड़ लो, 40, 24 में जोड़ना कितना, 16, 32, 4×2 = 6, 3×2 = 5, 6, 5 = 56, 56 और 224.4। इसको मैं जोड़ देता हूँ, 56, 56 में जोड़ना 224.4। ठीक है, देखो इसका कितना आंसर आ जाएगा। सारे कलर यूज कर लेना मेरे को आज। पॉइंट में 4 तो यहाँ आएगा ही, फिर 6 4, इस 6 को 4 में जोड़ोगे 10 आएंगी, हासिल का 1, 5 और 2 7, 1 8, 6 2 8, ये 8 और 5, मतलब कि 5880.4, 5880.4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गलत संयोजन वाले 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो अब अपन को इसमें देखना है कौन सा अलग है। देखिए इसमें लिखा OIWER 50012REWIO, OIWER 50012REWIO, मतलब ये और ये सेम है। OIWER 5001, इस पर देखिए सब में, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, नीचे भी 1 2 है, लेकिन इसमें क्या है 50015 है, यानी कि ऑप्शन जो है 3 इज राइट आंसर, क्योंकि गलत संयोजन निकाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको औसत निकालने को बोला गया है, तो सिंपल से इसको जोड़ लिया करो, इकाई से इकाई जोड़ा करो। 8 4 12, 12 8 20, 20 7 28, 2 30, 4 34 की 4 हासिल की 3, फिर 2 7 2 9 5 14, 3 17, 2 19 और 1 20, 3 23, 234। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 18, 18 5 6 नारे 54, 39, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, इसको काटेंगे, 6 3 18 आएगा, 18 में 18, तो 18 5 23 होता है, यहाँ 54 बचेगा, तो 6 9 जब 54 होता है, 6 नारे 54, 39 आंसर हो जाएगा। जल्दी से करना, विद इन सेकेंड, 10 सेकेंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें मैं जस्ट अभी पहले ही बता, रेशियो का जो आयु वाला सवाल है अभी पहले ही बताया हूँ, है ना। तो होमवर्क के लिए देने का मन कर रहा है, नहीं चलो बता देते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब पेपर 6 तारीख को है, तो ज़्यादा परेशान नहीं करना बनता। x रेशियो y दिया हुआ है कितना, 5:6। 7 वर्षों के बाद ये जो अनुपात है वो हो जाता है 6:7 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेशियो सेम है क्या, 7 में 6 गई 1 और 6 में 5 गई 1। ठीक है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम नहीं था, तो हमने इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, और इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस 1 है और 1 का वैल्यू कितना है, 7 वर्ष, 1 का वैल्यू है 7 वर्ष, तो हमको x की वर्तमान निकालना है, यानी कि ये, तो 5, एक यूनिट की वैल्यू है 7, तो 5 यूनिट की हो जाएगी 5 7 35 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि जब 8 की पावर 2 2 4 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो 4 से डिवाइड कर दो 224 को, जो उसकी घात है, या तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 224 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये जाएगा 4 5 20, 4 6 24, यानी कि 4 से पूर्णतः डिविजिबल है।
पूर्णतः डिविजिबल का मतलब जानते हैं क्या होता है कि 8 का गुणा 4 बार करना है। 8 का गुणा 4 बार करना है, वो भी कितने बार, ये 4 का जो फॉर्म है ये कितने बार बनेगा, तो कितना आया था अभी भाग किए थे तो 56, मतलब कि 56 बार यही यही बार बार इतने ही 56 इतने सेट बन जाएंगे। तो जो इसका इकाई का अंक होगा वही होगा, इसमें पूछना है अंतिम अंक क्या होगा, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। तो जो इनका इकाई का अंक होगा इनके गुणा का, वही इकाई अंक होगा 56वें क्रम में। ठीक है, तो 8 8 64 ये हो जाएगा, 8 8 64 ये हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि इकाई का अंक क्या आ गया 6। आंसर। दो से कैसे करना था, दो से कैसे करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, दो से करेंगे तो पहले इस 224 को दो से काटो, फिर करो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो। दो से ये पूरी तरह कट जाएगा, है ना, दो से पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन क्या आएगा कि एक आएगा दो, 112 आएगा, फिर इसको दो से काटेंगे तो इससे बहुत लंबा बनेगा। चार का ऐसा है कि चार का डायरेक्ट हो जाता है सीधे, चार चार के मान लो 56 फॉर्मेट बन रहे हैं। ठीक है, 56 बन रहे हैं, और छः, इस पर देखो, इसी में अपना छः आ गया था ना, तो इस छः को चाहे 56 बार करो या 1000 बार करो, इसका चाहे स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 23 बार, 1000 बार गुणा कर लो, 6 की पावर 1000, इकाई का अंक ऑलवेज क्या रहेगा 6, इसलिए चार वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाती हैं। कि तीन कंपनियां यू भी तथा डब्ल्यू के औसत स्टॉक का मान 545 बिलियन है, जबकि तीन कंपनियां भी एक्स तथा वाई के औसत स्टॉक का मान 678 बिलियन है। कंपनी भी के स्टॉक का मान 470 बिलियन है, तो इन पांचों कंपनियों का स्टॉक मूल्य, औसत स्टॉक मूल्य बता दो। तो देखो, इसमें है यू भी और डब्ल्यू 545 में, ठीक है, यू भी डब्ल्यू, लेकिन ये एवरेज है। अगर मैं इसमें तीन का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर क्या है, भी एक्स वाई दिया हुआ है कितना 678, इस पे तीन का मल्टीप्लाई कर दूं तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, है ना। साथ ही हमको दिया है भी का ओरिजिनल मान दिया है, ओरिजिनल मान दिया है 470। ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू में से मैं भी का मान घटा दूं तो ये गायब बचेगा क्या, यू और यू प्लस डब्ल्यू बचेगा, यू प्लस डब्ल्यू बचेगा। यहाँ पर भी का मान रख दूँ, भी का मान इस ओरिजिनल वैल्यू में से भी का मान घटा दूँ यानी कि 477, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो इन दोनों में आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, यू प्लस डब्ल्यू प्लस, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यू प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो और प्लस में हमको भी चाहिए है, भी तो चाहिए ना यहाँ पर, देखिए, तो या तो इस वाले से भी को हटा दो या इस वाले से भी को हटा दो, दोनों को जोड़ दो तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, और भाग कर देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, औसत स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तो यही करेंगे हम। ठीक है, क्या करें हम, यू भी डब्ल्यू है, इसी को कर लेते हैं, यू भी डब्ल्यू की मैं ओरिजिनल वैल्यू निकालते हैं तो 545 इंटू 3 कर दो, 3 5 15, 3 चौको 12, 1 13, 3 5 15 और 1 16, 1635 में इस भी के मान को घटा दो, कितना 477 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 15 में से 7 गई 8, 13 में से 8 गई 5, और 6 में से 5 गई 1 कितना बचेगा 1158। ठीक है, मतलब ये आ गया 1158। 1158 क्या आ जाएगा, यू प्लस डब्ल्यू आ गया, यहाँ पे आ गया यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे भी एक्स वाई यहाँ से मिल जाएगा, सिंपल से इसमें तीन का मल्टीप्लाई कर दो 678 में। ठीक है, कर देता हूँ मैं 678 में तीन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 सत 21, 22 23 की 3 हासिल की 2, और 3 छंग 18, 2 20 34 आ गया। ठीक है,
इस 20 34 में इसको जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, पाँचों का योग आ जाएगा। और स्टॉक अभी औसत नहीं आ रहा, ओरिजिनल वैल्यू आ रही है 1158 ऐड कर दो, कितना आ गया, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, मतलब 3192। ठीक है, 3192 में किसका भाग देना है, 5 का, तो आ जाएगा औसत। 3192 में भाग देना है 5 का, तो औसत आ जाएगा, तो 5 छक्का 30, 19 हो गया, 5 3 15, 5 3 15, 4 बचा, 4 हो गया, 4 बचा तो 42 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 बचा तो 5 चौको 20, यानी कि 638.4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।